आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे बजट हाइलाइट्स। और जो कल ही देश के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उस पर हम लोग हाइलाइट पर चर्चा करेंगे। और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं बैंकिंग सेक्टर में, और जो इकोनॉमी में, और जो हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम। पवन जी, अपराजिता जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बप्पिदा कैसे हो आप? विनोद जी अच्छे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। जय माँ शारदे। आज बसंत पंचमी है, और जब भी हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, हमें प्रार्थना करते हैं, तो हमें हमारे अंदर एक विनम्रता, समर्पण के साथ साथ एक दीक्षा मिलती है, और एक चरित्र निर्माण होता है। और उस चरित्र निर्माण से हम न केवल खुद का जीवन, बल्कि और बहुत सारे हमारे आसपास रहने वालों का जीवन जो है अच्छा करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं। बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो किसी के जीवन और चरित्र का गठन कर दे। केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती। केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती। तो केवल जानकारी होना शिक्षा नहीं है, उस पर चरित्र निर्माण करना और उस पर अमल करना जो है वो बहुत मायने रखता है। और उसका जो है आपके अंदर वो प्रभाव दिखना चाहिए, और वो प्रचार प्रसार जो है आपको करते रहना चाहिए। इसी का नाम है जो है शिक्षा, दीक्षा। और आप जीवन में जो है आगे बढ़ेंगे। आज के सेशंस में हम लोग बजट हाइलाइट्स पर चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और क्रमवार तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे। मोनिका जी राम राम कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया मोनिका जी, बहुत काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई। और अपना अपना आप तो सब बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साझा हो रहे हैं। साथ ही साथ जब दूसरे बैंक के सेशंस होते हैं, तो आप लोग सीखते भी हैं कि कैसे कैसे सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं, या किन किन चीज़ों को हमको तैयारी करना होगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। ये मोनिका जी के लिए है राम राम। उन्होंने राम राम कहा, तो हमें भजन के रूप में जवाब देना पड़ा। चलिए, तो आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम लोग बजट पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी न्यूज़ में तो बहुत जोरों शोरों से देख लिए होंगे और सुन लिए होंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कल शनिवार 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां बजट पेश किया। और यह बजट देश के मध्यम वर्गीय जो श्रेणी के परिवार हैं उनके लिए जो है उनके नाम कर दिया, और बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट घोषणाओं में सबसे चर्चित जो ऐलान था, उनमें से एक जो 12 लाख रुपए तक के आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगाने की घोषणा थी। ऐसे बहुत सारी चीजें आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और सरल तरीके से सीखेंगे, ताकि अगर कोई बजट के बारे में आपसे सवाल पूछे या जानकारी पूछे, तो आप लोग भी दे पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आम बजट होता क्या है। आम बजट दरअसल संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। इसे बोलचाल की भाषा में आम बजट कहा जाता है। और संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब जानते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनका ब्यौरा होता है। तो ठीक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर जिक्र किया गया है संविधान के आर्टिकल 112 में। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनुमानित रिसीट जिसको प्राप्ति बोलते हैं, और अनुमानित एक्सपेंडिचर उस साल के लिए सरकार का विस्तृत ब्यौरा होता है। तो आम बजट जिसको सुनने पर, देखने पर सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है या उसको समझ आता है। और इसमें दरअसल उनके आने वाले आय और खर्चे का ब्यौरा होता है।
तो आम बजट अभी सरकार ने पेश किया कल, उसके बारे में हम लोग अलग तरीके से डिटेल्स में एक एक टॉपिक वाइज भी बाद में करेंगे स्कीम्स की। बट मुख्यतः जो है आम बजट की हम लोग जो है जो जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आम बजट में हाइलाइट्स जो दिए गए हैं, जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं, उनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्रमवार तरीके से हम शुरू करते हैं। तो यूनियन बजट अपना 8वां बजट पेश किया 2025-26 का। आम बजट देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने, और वित्त मंत्री हैं और कॉरपोरेट मंत्रालय भी देखते हैं। और इन्होंने देखिए मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन के रखी है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग जो है चीज़ें, इनकी एक एक चीज़ों को जो है आपने मीडिया में भी देखा होगा। बट हम लोग जाएंगे बजट के एस्टिमेट पर। तो ये जो बजट है इसका जो खर्चा है, अनुमानित खर्चा जो है 50,65,हजार करोड़ का जो है इन्होंने खर्चा बताया। मतलब 51 लाख, अगर अगर आपको याद रखना है तो 51 लाख करोड़ का खर्चा बताया है। और लगभग 35 लाख करोड़ का है जो है इन्होंने रिसिट बताया, रेवेन्यू बताया। मतलब इस बजट में 34.96 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास आएगा रिसिट। और 50,65,हजार करोड़ का सरकार जो है खर्च का ब्यौरा दे रही है। और जो इस 34,96,हजार करोड़ में जो टैक्स रिसीट होगा वो 28,37,हजार करोड़ होगा। मतलब अगर आपको याद रखना है तो 51 लाख करोड़ का खर्चा होगा, 35 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू होगा। तो 16 लाख करोड़ जो है आपका जो है घाटा होगा। 16 लाख करोड़ का घाटा है क्योंकि खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। तो इस 35 लाख करोड़ का जो रिसीट है उसमें से, या जो रेवेन्यू है उनमें टैक्स से जो रेवेन्यू आएगा वो 28 लाख करोड़ का आएगा। 28.37 फिजिकल डेफिसिट जो एस्टिमेट किया गया 4.4% जीडीपी का किया गया है। और जीडीपी जैसा कि आप जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं जीडीपी को। और वरुण जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? मैंने तो कंफर्म ही नहीं किया। हम्म। कोई साथी बता देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है बढ़िया तरीके से? हाँ सर, बहुत यस अच्छा सर, आवाज पूछ आ रहे रही है। हैं। आ जी रही है सर। सर, आ रही है सर। वाह। हाँ अब लगी ना, अब ऐसा लगता है ना कि हम बताओ, आप। आवाज आ रही है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो जीडीपी जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को मापता है। यह किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक व्यापक स्कोर कार्ड होता है। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला एक मापक है जीडीपी। और जीडीपी की गणना आमतौर पर सालाना की जाती है और कभी कभी तिमाही तौर पे भी उसका हिसाब लगाया जाता है। तो उसमें जो यहाँ जो फिजिकल डेफिसिट जो है एस्टिमेट किया गया 4.4%। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो है 14.82 लाख करोड़ का है। और कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है 11.21 लाख करोड़ का है। और ये जो है 3.1% ऑफ जीडीपी इसको किया गया है, मार्क किया गया है 25-26 के लिए। तो अभी आपको सिर्फ इस स्क्रीन से दो चीज़ें जाननी है कि देश का जो आम बजट पेश किया गया उसमें 51 लाख करोड़ का खर्चा, मतलब 50.65 अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर अगर अप्रॉक्स देखेंगे तो 51 लाख करोड़ का खर्चा है और 35 लाख करोड़ का जो है रिसीट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 16 लाख करोड़ का जो है घाटा है, राजकोषीय घाटा। तो 51 लाख करोड़ का सरकार ने साल भर में खर्चा बताया। अब आप इस बजट में देखेंगे ये जो खर्चा सरकार ने प्रस्तावित किया है, कौन से सेक्टर में खर्चा ये प्रस्तावित किया है उसको हम लोग देखेंगे। और रेवेन्यू में ये बात बताया है कि जो 35 लाख करोड़ का रेवेन्यू आएगा उसमें 28,37,हजार करोड़ जो है टैक्स से आएगा। चलिए तो कुछ हाइलाइट्स हैं, बजट हाइलाइट्स, जिसमें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत सारे की अनाउंसमेंट हुए हैं। धन धान्य योजना लॉन्च किया जाएगा 100 जिलों में। तो ये धन धान्य योजना को आप
याद रखिए, क्योंकि ये नई योजना धन धान्य योजना, जिसमें कृषि में व्यापक पैमाने पर जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार उसमें प्रयास किए जाएंगे। तो समझ लीजिए इसमें जो है सरकार अपने खर्चा को बढ़ाया हुआ है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा धन धान्य योजना। फिर मखाना बोर्ड सेट किया जाएगा बिहार में। तो बिहार में एक मखाना बोर्ड सेट किया जाएगा। सेंट्रल एजेंसी जो है वो जो इसको परचेस पल्सेस फॉर 4 ईयर सेंट्रल एजेंसी बनाए जाएंगे। नए स्कीम्स वेजिटेबल फूड प्रोडक्शन के हैं। मेजर सेक्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है, अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड जो लिमिट था 3 लाख रुपए तक, 7% की ब्याज दर पर अगर हम लोन देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की बात होती थी। अब इस 3 लाख की लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा ये होगा, क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसानों को जो है 3 लाख रुपए मिलते थे, तो अब किसानों को 5 लाख रुपए बड़ी आसानी से मिलेंगे। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। और क्रमवार तरीके से आप सीखते जाइए। स्क्रीन में, पहले स्क्रीन में आपने देखा एक इम्पॉर्टेंट है 51 लाख करोड़ का खर्चा और 35 लाख करोड़ का रिसीट। दूसरे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसको 3 लाख लिमिट जो है 3 लाख रुपए की लिमिट से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है इंटरेस्ट सबवेंशन में। और धन धान्य योजना लॉन्च किया जाएगा 100 जिलों में। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड अगर सवाल है तो मखाना बोर्ड किस स्टेट के लिए सरकार ने सेटअप किया है, तो बिहार स्टेट के लिए। अगला जो की अनाउंसमेंट है, स्पेशल जो चीज़ें इंडस्ट्री को जो है बेनिफिट देने के लिए उन्होंने कहा है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का फंड, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फुटवेयर और लेदर जो चमड़ा उद्योग है उसके लिए स्पेशल स्कीम्स, और ग्लोबल टॉय हब बनाना है इंडिया को, उसके लिए स्पेशल स्कीम्स। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशंस को लॉन्च किया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा। ये बुलेट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं रिपीट करते जाऊंगा और आगे हम लोग सीखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाउसिंग और टूरिज्म को बढ़ावा, ट्रेड और कस्टम्स को भी इन्होंने जो है इस बजट में हाईलाइट किया है। कस्टम ड्यूटी रिमूव किया गया है। 36 लाइफ सेविंग जो मेडिसिन हैं उनमें से चेंजेस किया है कस्टम में। और 52 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप, और 40,000 होम्स अंडर द स्वयं ही स्कीम्स है। ये स्कीम्स जो है नोट करते चलिए, इनको हम डिटेल एक एक सेशंस के माध्यम से, छोटे छोटे सेशंस के माध्यम भी आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अनाउंसमेंट में स्कीम्स या नाम होंगे उनसे सवाल बनेंगे। बजट हाइलाइट्स में अगला जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे नीचे लिखा है नो टैक्स ऑन इनकम अप टू ₹12 लाख। 12 लाख के आय पर कोई भी टैक्स नहीं है। ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, तो हमारे सभी साथी इसको नोट कर लें। 12 लाख रुपए तक के कोई भी टैक्स जो है इनकम पर नहीं है। और एक अनाउंसमेंट जो किया गया है वो टीडीएस एजम्पशन, जो रेंट इनकम है, प्रीमाइसेस को रेंट इनकम देते हैं या कोई भी रेंट इनकम होता है, प्रीमाइसेस देते हैं, मशीनरीज देते हैं, तो उनकी एक लिमिट 2,40,000 थी जिसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात थी, मोनिका जी बताएंगे कि सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनको कितने रुपए के इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस लगता था। सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट इनकम बताइए जरा आप लोग, अभिषेक 50,000 बताइए। तक लगता था सर। 50,000 सर। 50,000। अब 1 लाख कर दिया। अब 1 लाख कर दिया मोनिका जी, है ना। तो ये बहुत हाँ जी। बढ़िया। 1 लाख रुपया उनको एजम्पशन हो गया। पहले 50,000 रुपये से ऊपर अगर इंटरेस्ट इनकम होता था तो टीडीएस लगता था, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। 2,40,000 रेंट ऑन प्रीमाइसेस इक्विपमेंट मशीनरीज पे होता था, उसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया। और यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड लिमिट को 30,000 पे सेट किया है। और जो मेजर टैक्स रिलीफ है, बिगेस्ट अनाउंसमेंट है, वो आय जिनकी 12 लाख रुपए है उन पर टैक्स नहीं लगेगा। आप सुनते चलिए, फिर मन में जो सवाल होगा आप पूछ लीजिएगा, सर हम लोग नॉर्मल डिस्कशन भी करेंगे। अब टैक्स स्लैब देखिए, इसको ऐसा समझिए, अगर किसी की 12 लाख, समझने वाली बात है, वहां तो 10% लिखा है। वरुण जी क्या आप पूछ रहे हैं? देखिए 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
प्लस 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, तो 12,75,000 तक के आय में कोई टैक्स नहीं लगेगा, लगभग 80,000 की बचत होगी। जो न्यू टैक्स रिजिम जो दिया गया है उस स्लैब में भी चेंजेस हुए हैं, न्यू टैक्स रिजिम में। और इस चेंजेस में देखिए, 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख के स्लैब में 10% लगेगा। 12 लाख से 16 लाख में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 लाख के स्लैब में 25%, और 24 लाख से ऊपर होता है तो 30% का टैक्स लगेगा। इसको सरल तरीके से अगर इसको समझेंगे तो ये इस तरह से समझेंगे कि जैसे 12 लाख रुपए तक के किसी का इनकम है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बराबर है। लेकिन अगर किसी का 13 लाख इनकम हो गया या 12 लाख से ऊपर इनकम हो गया, तो 12 लाख से ऊपर इनकम हो गया तो इस स्लैब के आधार पर नए टैक्स रिजिम में उनको टैक्स लगेगा। मतलब 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट है, तो 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लगभग मोटा मोटी देखेंगे तो 80,000 रुपये की आपकी टैक्स की बचत होगी, क्योंकि 1 लाख रुपए महीना जो कमाने वाले हैं उनको लगभग 80,000 रुपये तक का टैक्स लगता था, वो बच जाएगा। लेकिन किसी की इनकम अगर 12 लाख से ज़्यादा है वरुण जी क्या पूछ रहे हो आप, जरा बताओ क्या 10% लिखा है, क्या बताइए, पूछिए, पूछो पूछो ना। हम्म। सर 10%, ये 8 से 12 लाख तक 10% लिखा हुआ है, हाँ फिर लिखा मिल हुआ है। कैसे है सर? अच्छा, इसको समझा रहा हूँ ना मैं। तो फिर सर नहीं। ये पहले पहले जी बताओ, सर। आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें कोई डाउट है? 12 लाख रुपए अगर इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर है बात? जी सर नहीं लगेगा, लेकिन नहीं यहाँ लगेगा, लिखा हुआ है सर, इसलिए नहीं समझ में लिखा आया है। हुआ है क्योंकि वो इस उनके लिए लिखा हुआ है जिनकी 12 लाख से ज्यादा है। जैसे जिनकी 12 लाख से ज्यादा है, अच्छा। तो जो 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको स्लैब वाइज टैक्स लगता है। उनकी 4 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख से 8 लाख तक 5% लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक 10% लगेगा। भाई आप सोचो, आप 12 लाख रुपए कमाते हो तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बराबर है? अभिषेक जी आप समझ रहे हैं या मोनिका जी? तो 12 लाख रुपए तक इनकम जो हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जहां 12 लाख रुपए से ज्यादा हुआ, सपोज हमारे मोनिका जी का 12 लाख से ज्यादा है, तो 12 लाख से ज्यादा है तो होगा क्या, इनको सीधा सीधा 12 लाख से ज्यादा है तो 15% थोड़ी ना लगेगा। उनके 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। उनके इनकम के 4 से 8 लाख तक 5% लगेगा, 8 से 12 लाख तक 10% लगेगा। और अगर उनकी 15 लाख है तो 12 से 15 लाख तक 15% टैक्स लगेगा। अब बात समझ में आई तो बोलिए हो। आ गई सर, आ गई समझ में। समझ में आ गए? और दूसरी बात यह है, यस बारह सर। लाख पचहत्तर हजार तक का एक सर बेनिफिट है आहो। हाँ, 12,75,000 का आपको एक 75,000 का सर डिडक्शन दिया हुआ है, इसीलिए आपको ये उसके ऊपर के स्लैब स्लैब वाइज, मान लीजिए कोई 13 लाख का हो जाता है, 14 लाख का इनकम हो जाता है। मान लीजिए सपोज हमारे अभिषेक जी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, तो इनको 20 लाख की सैलरी मिल रही है, नहीं भी होगा तो एक दिन मिल ही जाएगा। तो 20 लाख की सैलरी इनकम हो रहा है, तो 20 लाख का इनकम हो रहा है तो सीधे सीधे सब 25% टैक्स नहीं लग जाएगा भाई, उसको स्लैब वाइज लगेगा। उनके 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 तक 5% का हिसाब लगेगा, फिर ऐसा करके हिसाब हिसाब टोटल जोड़ेंगे और फिर जो टैक्स उनको पेबल होगा। तो ये एक सर स्लैब है, जो एक महत्वपूर्ण बात है। तो आपको एक स्लैब एक दो बार या तीन बार पढ़ने से याद हो जाता है, मेरा अनुभव ये है। तो आपको क्या याद रखना है, 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स जो है नहीं लगेगा, प्लस 75,000 का एक एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन है। दूसरा जो है, इसको न्यू टैक्स रिजीम जो है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं है, न्यू टैक्स रिजिम में कुछ स्लेब में चेंज किया है। 0 से 4 लाख तक इनकम में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 में 5%, 8 से 12 में 10%, 12 से 16 में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25%, और 24 लाख से ऊपर 30%। चलिए अगली बात चलते हैं। सर ये जो सर एक क्वेश्चन। पूछिए सर पूछिए राहुल जी। सर ये कर रहा था कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में सर दोनों में से बेटर कौन है?
न्यू टैक्स रिजिम ही बेटर होगा ना, न्यू टैक्स रिजिम बेटर होगा। आप स्लैब देख लीजिए, कैलकुलेशन दोनों का करके निकाल लीजिए, न्यू टैक्स रिजिम ही बेनिफिट होगा। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन मान लेकिन लीजिए आप अगर एक बात बताइए, अभी ये 25-26 के लिए, इसकी ये 25-26 में जो इनकम होगी उस पर आप लागू होगा, तो अभी तो आप ओल्ड हाँ ओल्ड रिजिम रहेंगे, है ना। ठीक है। सर, ये कह रहे थे कि मान लीजिए अगर एक बार न्यू टैक्स रिजीम ले लेते हैं तो उसमें कितने साल तक मतलब मैंडेटरी के रहना ही पड़ेगा कि हर साल उसको चेंज कर सकते हैं? ये जैसे ये पिछले वाला हुआ था कि अगर नए रिजिम में चले जी। गए तो ओल्ड के लिए समय दिया गया था, इसमें अभी डिटेल अनाउंसमेंट आएगा तो उस पर डिस्कस करेंगे और उसके लिए अलग से सेशन भी रख देंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है कि कितने साल के लिए रखना है। अभी तो आप देखिए बेनिफिट आपके लिए क्या है, उस पर आप चेंज कर लीजिए, और बेनिफिट तो आपको न्यू रिजिम में दिख रहा है। ठीक है। ओके। ठीक सर, तो ये ठीक जो सर। बजट का जो आम बजट पेश किया गया है, इसमें जो देश के विकास के लिए एक यात्रा रखी गई है उसको इन 4 सेक्टर में बांटा गया है: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर में मुख्यतः इनको जो डेवलपमेंट है, इनके इंजन जो है विकास के इंजन के रूप में देखा गया है: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी, फिर उसके बाद एमएसएमई क्योंकि इससे रोजगार ज़्यादा बनेंगे, एग्रीकल्चर जो कि फूड सिक्योरिटी, धन धान्य जो योजना है, फिर इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी उन्होंने बढ़ाया है, और फिर एक्सपोर्ट, यहाँ से बनी हुई चीज़ें एक्सपोर्ट होनी चाहिए। तो कुछ फ्यूल रिफॉर्म्स, इंक्लूसिव जो इंक्लूसिव गाइडिंग स्पिरिट है और विकसित भारत को लेते हुए ये 4 इंजन हैं: एग्रीकल्चर, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट पे। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज़ इट्स पीपुल। कंट्री जो है, जो देश है, वो केवल केवल यहाँ की भूमि नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं वो कंट्री है, यहाँ के लोग हैं। तो इसलिए लोगों को इनके ग्रोथ के साथ उनको आगे बढ़ाना, उनकी इनकम बढ़ाना, उनका जो परचेसिंग पावर बढ़ाना, मिडिल क्लास के लोगों को जो है अपग्रेड करना, उनके हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है उनको शामिल करना और ग्रोथ को बढ़ाना, ये जो है एस्पिरेशन है विकसित भारत की। और भारत को जो है इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट को सिक्योर करना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जाना, और 2047 में जो विकसित भारत की संकल्पना देखी है उसके लिए ये बजट जो है इस तरीके से बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जहाँ पर आएंगे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना जो है 100 जिलों में ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, और लगभग इनमें जो है 1.7 करोड़ फार्मर को इसमें मदद की जाएगी। ये जो है एग्रीकल्चरल ग्रोथ और उनके रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए इसमें काम किया जाएगा। अभी तो इतना ही जान लीजिए, बाकी डिटेल जो स्कीम्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है उसमें क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट में इन्हांसमेंट। अभी रिसेंटली एक इन्हांसमेंट ये किया गया था कि अगर एग्रीकल्चर लोन हम दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर लोन में कोलेट्रल फ्री जो लोन है वो 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख का था। लेकिन बजट में क्रेडिट, क्योंकि ये लेआउट, बजट लेआउट जो है खर्चे का होता है, सरकार जो है अपना इस एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना खर्चा बढ़ाया है। क्यों खर्चा बढ़ाया बताइए? क्योंकि सरकार जो है, जो बैंकें किसानों को 5 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड देंगे कम ब्याज दर पर, तो उनको जो है बैंकों को सरकार जो है इंटरेस्ट सबवेंशन देगा, तो सरकार का खर्च होगा। इसीलिए ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे इनमें लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन्स, डेयरी फार्मर्स, इनको बेनिफिट मिलेगा। लगभग 8 करोड़, मान लीजिए 7.7 करोड़, तो इतने किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपए का था उनको 5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट सबवेंशन जो है बढ़ाया गया। ये महत्वपूर्ण बदलाव आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कॉटन प्रोडक्टिविटी 5 साल का एक मिशन जो इम्प्रूवमेंट और सर उनकी वो फिर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे 2 लाख वाला आंसर कब होगा? कौन सा वाला? केसीसी के लिए सर, जो 2 लाख की लिमिट हाँ, थी। ए- वो केसीसी के लिए नहीं है, एक्चुअल में वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। अगर सवाल ये आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोल विदाउट कोलेटरल लोन की सीमा
कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 2 लाख। पहले ये 1,60,000 था, इसके पहले 1 लाख था, कि बिना कोलेट्रल के 1,60,000 तक लोन दे सकते थे, लेकिन अभी उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। ये बजट के पहले का ही अनाउंसमेंट है। लेकिन बजट में ये बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख रुपए तक 7% में रेट ऑफ इंटरेस्ट में अब शॉर्ट टर्म देते थे, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। मतलब 5 लाख रुपए तक जो लोन देंगे कम ब्याज दर पर किसानों को कितना, देखिए 7% पे मिलेगा। और जो किसान प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट में विनोद क्या फायदा मिलता है, और बताइए विनोद जी। सर तीन ये परसेंट पूछ क्या रहे फायदा थे मिलता है? इंटरेस्ट होता है जैसे सर। सर, हम्म, 9 फरवरी को एग्जाम है सर, अगर तो हम्म। ये इसका अगर ऐसा आया क्वेश्चन तो ये वाले बजट से ये आंसर देना है या पुराना वाला आंसर देना है सर? देखिए अभी यहाँ पर परिवर्तन हो गया है ना, तो आपको जी तो सर। परिवर्तन के हिसाब से ही देना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। सब क्वेश्चन अगर ऐसे होंगे तो रिव्यू कर लिए जाएंगे अभी। तो आपको तो जो अभी वर्तमान में है वो देने हैं, सवाल के जवाब देने हैं। और अगर ऑप्शन क्योंकि में ये बड़ा लागू बचे, तो सर होगा 1 अप्रैल के बाद ही ना होगा सर ये वाला लागू? भाई बजट के हिसाब से सवाल पूछेगा कि बजट में हाल ही में अभी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी बढ़ाई गई है, तो आपको लिखना है 5, है ना, अच्छा 3 लाख से 5 लाख लिखना है। और अगर बजट, ठीक ऐसे तो उम्मीद नहीं है कि 9 फरवरी के एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे, लेकिन अगर आए तो वो क्लियरली लिखा होगा। और इनमें चीज़ें होगा जिनमें से एक बदलाव जो है, अब देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव 12 लाख का है। दूसरा जी सर। बदलाव जो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड में 5 लाख का है, जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन वाला है। और तीसरा बदलाव जो है बड़ा सा, अभी इतनी तक पढ़े हैं, तीसरा बदलाव जो है वो आपका क्या है, 2,40,000 से टीडीएस बढ़ा के आपका 6 लाख कर दिया गया है। तो सर यहाँ ये पर जो 5 लाख का, ये जो सब 5 लाख का जो लोन है सर, ये जो हम लोग जो बोलते थे कि 3 लाख तक कोलेट्रल कोलेट्रल फ्री है, 3 लाख के ऊपर कोलेट्रल लगेगा, तो कौन ये बोलता है 5 लाख सर? तो दिखा रहे हैं कौन वो 3 लाख कोलेट्रल तक से तो है। कोलेट्रल कोलेट्रल फ्री नहीं देते हो। कोलेट्रल फ्री लोन एग्रीकल्चर में केवल केवल 2 लाख तक देते हैं। पहले ये 1,60,000 था, अभी हाल ही में 2 लाख हुआ है। तो कोलेट्रल फ्री लोन में क्या होता है, हम उनका प्रारूप 5 भूइयां में रिकॉर्ड ये सब जो है नहीं करते। 3 लाख तक तीन इंटरेस्ट लाख तक सबवेंशन है ना? इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए, 3 लाख तक हम 7% ब्याज दर से उनको देते हैं। 7% ब्याज दर से लोन देंगे तो बैंक को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 1.50% का। ठीक है। सर और एक टीडीएस पे क्या बताया सर आपने? टीडीएस 2,40,000। टीडीएस क्या होता है, जब रेंट इनकम होता है, जैसे हम किसी ने प्रॉपर्टी रेंट दिया है, किसी ने मशीन रेंट दिया है, किसी ने जनरेटर रेंट पे दिया है, तो अगर उस रेंट से इनकम 2,40,000 तक था तो टैक्स लगता था पहले। लेकिन अभी सरकार ने इस बजट में बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर रेंट इनकम, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है ना, अभिषेक जी जैसे 4-5 प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिए हैं, और उसमें इनकम आ रहा है 6 लाख रुपए तक, तो टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये 2,40,000 था, जिसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया। तो सर रेंट, एमएसएमई में सर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में भी बदलाव हुआ है ना? हाँ वो आगे आएगा। आगे आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसमें भी बड़े बदलाव हुए हैं, वो आपके लिए ये तो इम्पोर्टेंट। सर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और बहुत बड़ा इसके बदलाव हुए हैं, अकॉर्डिंग सर सारे क्वेश्चन आ भी बदलाव सकते बहुत हैं। बड़ा है। आप तो आनंद लीजिए, बदलाव को सीखिए। आज ना होगा कल के जैसा, कल ना होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है, पल पल के जैसा। तो आप भी बन जाओ उस पल जैसा, जैसा चाहता है ये पल जैसा। तो सर सर एक बात एम बताना सर। सर सर एमएसएमई में सर अगर माइक्रो का क्वेश्चन आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट तक वो कैटेगराइज है, तो अभी वाला वो सेशन क्वेश्चन आ सकता है या फिर पुराना जो था देखिए वही अनुसार? आपको वहाँ रीजनिंग एबिलिटी का, रीजनिंग जो आपकी एबिलिटी है उसका प्रदर्शन करना है। एज सच अगर देखेंगे, अगर वो सवाल होंगे तो अभी रिव्यू हो रहे होंगे, क्योंकि डिजिटल क्वेश्चंस होते हैं वो, और रिव्यू होके सारे अपडेट हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसे विवाद का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखिएगा यहाँ पर एमएसएमई में बोला है कि माइक्रो का डेफिनेशन क्या है, तो 2.5 करोड़ आ गया। 2.5 करोड़ का ऑप्शन ही नहीं आता था पहले। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ आता था। अब 2.5 करोड़ का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप समझ लो 1 करोड़ में टिक लगा के आ जाना। इसको बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। अभी सर क्या है, एक सर बजट के अकॉर्डिंग भी सर एक एमसीक्यू जो है कंडक्ट करवा दीजिएगा एमसीक्यू सर। कंडक्ट होगा। पहले बजट पढ़िए, इसके पीछे पीछे एमसीक्यू होगा, कल ही जी एमसीक्यू सर, होगा। जी सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड में जो 3 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट सबवेंशन वाले लोन थे उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए आपने देखा होगा पिछले 2 साल से इंटरेस्ट सबवेंशन 1.50% था 23-24, सॉरी 22-23 और 23-24 के लिए, 24-25 के लिए, 23-24 और 24-25 के लिए। और अभी बजट आ गया तो आप इंटरेस्ट सबवेंशन फिर अनाउंस होगा कितना मिलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल 1.5% है। इसके पहले सर 2 साल पहले 2% था। सर एक 1.5 या 3%? 3% तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का है, जो कस्टमर को मिलता है, बोरोवर को मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड के फॉर्मर को मिलता है प्रताप जी। जी और 1.50% बैंक को मिलता है, क्योंकि बैंक जो है कम ब्याज दर में किसानों को लोन देता है, इसलिए वन ठीक है सर पॉइंट सर। फाइव एक जीरो परसेंट ओके सर, इंटरेस्ट थैंक यू। सबवेंशन जो है बैंक को देगा। बैंक का काम हेलो तो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग द अमाउंट होता है ना। तो हम मान लीजिए 7% पे दे रहे हैं, तो हमारा स्प्रेड कम है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, सैलरी देते हैं ना आपको, तो इसमें खर्चा होता है सर एक इसलिए। क्वेश्चन है सर। सर एक क्वेश्चन सर। बोलिए ना। सर ये जो इन प्रैक्टिकल जो है सर, हम्म, यूबीजीबी में अभी विदाउट कोलेट्रल जो है, मतलब जो बताया आपने कि सर 1,60,000 तक तो कोलेट्रल फ्री लोन होगा, उसके बाद तो यहाँ सर यूबीजीबी में प्रैक्टिकली भी 5 लाख तक विदाउट कोलेट्रल लोन दिया जाता है कोई सर इन स्पेशल प्रैक्टिकल। स्कीम होगा, बोर्ड ने अप्रूव किया होगा, अलग बात है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने रुपए तक के लोन कोलेटरल फ्री दिए जाएंगे, तो मेरे होनहार साथी जरा चैट बॉक्स में बताइए, मेरे सवाल का जवाब लिखिए। एग्रीकल्चर लोन में कितने रुपए तक लेकिन के लोन को कोलेटरल फ्री सर, लोन देंगे? लेकिन डीबीजीबी में ऐसा नहीं है। डीबीजीबी में 1,60,000 था, अब हाँ, उसको बढ़ा करके 2 लाख किया गया है। 2 लाख तक आप विदाउट तो कोलेटरल दे सकते 2 लाख हैं। रुपए सही आंसर है। हाँ। एग्जामिनेशन में 2 लाख लिख के आइएगा, 2 लाख। फिर उसके सर बाद यूवीजीबी में भी सेम है सर, 2 लाख ही। 2 लाख लिख के आइएगा सभी साथी जो अभी सुन रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग हिसाब देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन में अगर सवाल 2 लाख, पूछेगा 2 लाख कि जब से आरबीआई अपडेट की है, तब से 2 लाख वाला नया सर्कुलर भी आ गया है। ये हुई ना बात। देखिए हमारे बढ़िया एक साथी अभिषेक जी जवाब। का क्वेश्चन सर अलग है, वो दूसरा चीज है, वो हाँ, प्रैक्टिकली तो नहीं है। हम दूसरी चीज़ों पे नहीं जाते। मैं जो अभी नहीं हमारे अमरजीत साथी है, भाई, मैंने मैंने नहीं पूछा था यार। विदाउट कोलेटरल एग्रीकल्चर लोन कितने रुपए तक देंगे? 2 लाख विदाउट कोलेटरल। आगे और कुछ चेंजेस हुआ है, मैं आपको बताते जाऊंगा। सर, विदाउट विदाउट एक क्वेश्चन है कोलेटरल सर। सुनिए, एक बार रिपीट है। विदाउट कोलेटरल एग्रीकल्चर लोन 2 लाख, विदाउट कोलेटरल जो एमएसएमई लोन है 10 लाख, विदाउट कोलेटरल जो आपके एसएचजी लोन होते हैं उनको 20 लाख। हाँ, आप क्वेश्चन लेते हैं, बताइए। सर, एक क्वेश्चन है। हम्म। सर, अगर बैंक को जो वो 1.5% मिलता है, हम्म। क्या वो लोन अगर एनपीए हो गया तो उस पे मिलता है? भाई उस लोन एनपी होगा तो कैसे मिलेगा? वो तो क्या होता है, आप जब डिसबर्स करते हो ना, हम्म। तो फिर आप क्लेम करते हो। क्या होता है वो पैसा, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, 1 साल के लिए लोन देते हैं। शॉर्ट टर्म लोन मतलब 12 महीने के अंदर रिकवरी होनी है। तो आप क्या करते ओके। हो, जब जुलाई में उसको डिसबर्स कर देते हो, सितंबर में जब फिर उसको क्लेम करते हो आप इंटरेस्ट सबवेंशन, है ना। तो इंटरेस्ट सबवेंशन करते हो, तो आप उसका क्लेम होता है ना। तो एनपीए अकाउंट है तो वो तो साल भर में आ जाने चाहिए पैसे, और नहीं है तो कहाँ उसको क्लेम करोगे, है ना। एनपी अकाउंट में नहीं करोगे क्लेम, ठीक है। ओके सर, थैंक चलिए यू। अब ध्यानपूर्वक थोड़ा सर पढ़िए, फिर उसके सर बाद सवाल का मेरा जवाब मेरा देंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म। शॉर्ट टर्म जो क्रॉप लोन होता है सर, वो जो है 2 क्रॉप सीजन के बाद में एनपीए हो जाता है। और ठीक है। वन लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन जो वन लॉन्ग टर्म क्रॉप जो होता है, वो 1 क्रॉप सीजन के बाद में वन हो क्रॉप जाता है। सीजन में होता है। वाह, तो वन क्रॉप सीजन के बाद हो जाता है। तो बिल्कुल। हमारे सर बैंक में केसीसी तीन वो साल में एनपीए ये क्यों होता होता है? है या इरेगुलर होता है सर? भाई आपके बैंक में आप अपने अपनी सरकार चलाओ, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पहले बोला उस पर टिक लगाइए, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ सर व्यू वो से तो इरेगुलर इरेगुलर एग्जामिनेशन होता पॉइंट है ऑफ ना व्यू सर? से आप लोग अभी प्रमोशन ले लीजिए, फिर अपनी अपनी सरकार चलेंगे, सब जगह अपनी अपनी सरकार चलती है। तो शॉर्ट टर्म का लोन है, 2 क्रॉप सीजन डिफॉल्ट हो गया, एनपीए हो जाएगा। लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो वो क्या होगा, 1 क्रॉप सीजन अगर ड्यू हो गया तो एनपीए हो जाएगा। और यहाँ पर चीज़ों को पढ़ते जाइए, आपको सरल सर तरीके से सारी चीज़ें समझ जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, आधा घंटा और बात कर लेंगे आखिरी में। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव, सर इसी किसान। पे क्वेश्चन है सर, ये क्रॉप लोन वाला सर। हाँ हाँ, इसमें बोलिए। सर्कुलर में डीबीजीबी के सर्कुलर में दिया हुआ सर, जो भारतीय है
कि ये शॉर्ट टर्म वाला 2 सीजन के बाद इरेगुलर होता है, फिर 36 महीने में एनपीए होता है, गलत और है। लॉन्ग टर्म वाला। हाँ, वो आप गलत दिया हुआ, समझने की वो बात वो गलत है, वहां पे गलत मिस्टेक है, है। मिसप्रिंट है आप वो। उसको आप उसको सुधार लीजिएगा। प्रिंट है ना। हाँ, अच्छा। मतलब कुछ चीज़ें जो है आप ये समझ लीजिए कि अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है, 2 क्रॉप सीजन ओवर ड्यू हो गया तो आप एनपीए हो जाएगा, इतना बस याद रखिए। बाकी चीज़ें फिर मैं समझा दूंगा, समय पे भी समझा दूंगा, ठीक है। उसी पेज में आगे जाके उसको करेक्ट किया हुआ है, हाँ देखिए, करेक्शन है हमारे वो। सभी साथी थैंक जो, थैंक कोई बात नहीं, वो चुना हुआ सांसद है हमारा विनोद, उसको सवाल रखने का अधिकार है। लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मखाना बोर्ड सिर्फ याद रखिए बिहार के लिए है, स्पेशल सेटअप के लिए एक अनाउंसमेंट हुआ है बड़ा सा, जो प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, और जो एफपीओ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मखाना बोर्ड एक तो रखा जाएगा। और सर ये एफपीओ क्या है? हाँ जी, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसे किसान जो प्रोड्यूस करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, उनको अगर ग्रुप बना के जोड़ दिया जाए, एक समिति बना दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, तो उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उसके लिए भी स्पेशल सेशंस बनाए हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ज्ञान का फुल फॉर्म। इस बजट में जो डेवलपमेंट जो किया गया है अनाउंसमेंट, उसको ज्ञान के तौर पे देखा गया है, GYAN, और उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। GYAN का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप कर सकते हैं। जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब यूथ, ए का मतलब अन्नदाता, और नारी। तो ये 4 धुरी हैं इस बजट में। और ज्ञान का फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं कि बजट में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है ज्ञान, कि ये बजट ज्ञान पर केंद्रित किया गया है। तो ज्ञान का मतलब होता है गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी। गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, ज्ञान। तो ये जो सरकार है इसमें फुल फॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ध्यान दीजिएगा। तो डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन 4 सेंटर, गरीब, युवा, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, जिसको ज्ञान कहा गया है। तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यहाँ पर आप देखे होंगे पल्सेस में ऐसी जगह जहाँ पर नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स पर जो है इन्होंने डेवलपमेंट के लिए टारगेट किया है। और एक 6 ईयर मिशन लॉन्च किया है, स्पेशल फोकस जो तुअर की दाल, उड़द और मसूर, ये दाल के लिए डेवलपमेंट किया गया है। तभी तो एक इस पर 6 ईयर मिशन है। इस पर अभी जो है इतना ही जानकारी रखिए। और जो रूरल इकोनॉमी में उन्होंने ये बात कही है कि जहाँ जहाँ रूरल सेंटर हैं और जो पोस्ट ऑफिस है, उसके नेटवर्क्स को जो है इस्तेमाल किया जाएगा ईएमआई पिकअप के लिए, और उनके जो डायरेक्ट डीबीटी के लिए। तो ये जो है एक बड़ा सा एक हब कोलोकेशंस के लिए सरकार ने इसमें जोर दिया है कि जितने भी, क्योंकि जितने गांव हैं ना उतने पोस्ट ऑफिस हैं, बराबर है अभिषेक जी, हैं जितने गांव हैं उतने पोस्ट ऑफिस होंगे कि नहीं गांव में। तो एक नेटवर्क ऐसा है जो सभी गांवों को जोड़ता है पोस्ट ऑफिस। तो उनके नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए जो डिजिटल सर्विसेज हैं, ईएमआई पिकअप हैं, कैश आउट है, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स हैं, फिर साथ में क्रेडिट सर्विसेज माइक्रो इंटरप्राइजेस के हैं, इंश्योरेंस है, इन सबको जो है एक अकाउंट सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और रूरल इकोनॉमी को कैटलिस्ट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा बात किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है एक जो बजट में डिटेल जो आप देखेंगे, हम लोग बजट में हम लोग डिटेल वाला भी हिस्सा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक बुलेट पॉइंट में जो बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है आप लोग पढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको ये जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ वो है एमएसएमई सेक्टर में बड़े बदलाव किए गए हैं। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी को फोकस किया गया है। साथ ही साथ इस बजट में एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए और जो फर्दरिंग जो मेक इन इंडिया है उस कॉन्सेप्ट को और पुख्ता करने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक बड़ा बदलाव है क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। जो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे 5 लाख लिमिट के साथ, माइक्रो एंटरप्राइजेस जो उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं उनको जो है 5 लाख रुपए के कस्टमाइज माइक्रो एंटरप्राइजेस देंगे, और इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड विल बी इशूड। तो इस बजट में कहा गया है
कि जो भी उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस होंगे उनको कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। अब ये जो माइक्रो इंटरप्राइजेस को कार्ड दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर उनको सेल आउट करते हैं, इसलिए इनको 5 लाख रुपए का जो है क्रेडिट कार्ड्स दिया जाएगा कस्टमाइज्ड। और कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड मतलब वही है ना कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड मतलब उनके लिए स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड होगा, कई जगह वो परचेस करेंगे, कस्टमाइज होने से क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, ऑफर मिलता है ना। और उनके लिए पर्टिकुलर कस्टमाइज क्या होता है, उस सेक्टर या उस सेगमेंट के लिए उनकी ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया हो। बराबर समझ में आ रहा है? समझ में आया तो बोलिए हो। ठीक सर, ठीक सर। कस्टमाइज क्या होता है, जैसे सैलरीड के लिए हम कार्ड देते हैं तो उसके लिए कस्टमाइज होता है, वो क्या क्या चाहता है, क्या उसके लिए जैसा कस्टमर है उसके हिसाब से, है ना। चलिए तो अब मैं ये कह रहा था कि 10 लाख का टारगेट है, 5 लाख की लिमिट है, आप याद रखना है 5 लाख। 10 लाख का जो है नंबर अब इशू किए जाएंगे ऐसा अनाउंसमेंट है, लेकिन लिमिट है क्रेडिट कार्ड कस्टमाइज। ऐसे सवाल पूछेगा, क्रेडिट कार्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस दिया जाएगा 5 लाख की लिमिट का। फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर होंगे, 5 लाख फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर होंगे उनके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है इस बजट में। उनके लिए एक स्कीम लाया गया है कि जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होंगे, मतलब ये फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर मतलब जो कि रोजगार में आए हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में आए, उद्यमी बने हैं, तो ऐसे 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जिनमें महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और न्यू स्कीम्स के साथ आए हैं, लॉन्च कर रहे हैं, उनको 2 करोड़ तक का जो है टर्म लोन प्रोवाइड करना आने वाले 5 सालों में। तो इनका लक्ष्य है आने वाले 5 साल में, मतलब प्रति साल 1 लाख, तो टोटल 5 5 लाख का टारगेट है। 5 लाख फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर होंगे, जो पहली बार उद्यमी बन रहे हैं, नए आइडिया के साथ आए हैं, इनमें वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको जो है टर्म लोन 2 करोड़ तक देंगे। अभिषेक जी या मोनिका जी आप बताइए, जो हम लोग स्टैंड अप इंडिया देते थे उसकी अपर लिमिट कितनी थी? कोई साथी बताएगा? स्टैंड अप इंडिया एक का सर करोड़ 1 करोड़। 10 करोड़ एक करोड़ था। और उसमें किसको देते थे? महिला, शेड्यूल कास्ट, ST SC शेड्यूल ट्राइब वोमेन सर। देते थे ना। हिली एरिया। हाँ, तो अब क्या है, अब जो है फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर होंगे, जो फर्स्ट टाइम उद्यमी बन रहे हैं, उनको 5 लाख लोगों को, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को अगले 5 साल में, इस बजट जो सरकार चलती है 5 साल, उनमें उन्होंने कहा है जिनमें महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नए स्कीम्स के साथ आएंगे, उनको नए स्कीम जो है ये सरकार ने बोला है कि टर्म लोन उनको 2 करोड़ तक दिया जाएगा। टर्म लोन जो है उनको 2 करोड़ तक दिया जाएगा, जो पहले 1 करोड़ था। अब तो मान के चलिए कि प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़। सवाल आप ये समझ लीजिए। और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर का मतलब हुआ नए युवा उद्यमियों को, उनको जो है सपोर्ट करने का। चलिए अब देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं कि हम वाइब्रेंट डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर में सहयोग करेंगे, साथ ही साथ ईज और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काम करेंगे, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स इन डिमांड जॉब्स। मतलब एमएसएमई सेक्टर में काम करने से क्या होता है, जो वर्कफोर्स होता है, जो जॉब डिमांड करते हैं, उनके लिए रेडी होना है। साथ ही टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं, और क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, इस पर भी काम करेंगे। और फोकस जो एरिया होगा इनका, अभी इन्होंने, सरकार ने स्पेसिफिकली चमड़ा उद्योग और फुटवेयर, फुटवेयर पे जो है ये फोकस किया है। क्यों फोकस किया है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2 उद्योग मैंने बताया, इनमें ज़्यादातर लोगों को जो है ये इन एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावनाएं हैं, तो इसीलिए इनको फोकस किया गया। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ये, लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं, जैसे फुटवेयर है। आप बताइए, छोटे से छोटे जगह में भी अगर ये इंडस्ट्री में सरकार सपोर्ट करती है तो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बराबर है ना मोनिका जी? है ना, कोई एक साथी हमारे साथ में रहे, बातचीत करते रहे तो अच्छा होगा। अभिषेक जी हाँ जी सर। सही है। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि ये सेक्टर को फोकस करने का कारण यही है क्योंकि ये सेक्टर में जो पैसा लगा रहा है सरकार, खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सेक्टर में, देखो ये जितनी सेक्टर में बात कर रहे हैं, सरकार इसमें बजट आउटलेट रखा हुआ है।
और एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो भी मैं बताते चलूँगा, लेकिन आपको समझते भी जा रहे हैं आप। तो सरकार ने क्या कहा है कि प्रोडक्ट स्कीम्स लाएंगे जो फुटवेयर और लेदर सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, और सरकार जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। और जो ये 22 लाख लोग जो एम्प्लॉयमेंट होंगे वो 4 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट करेंगे। साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी करेंगे, 1.1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट भी करेंगे। ऐसी सरकार की योजनाएं हैं कि 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो फुटवेयर और लेदर सेक्टर में करेंगे, और 4 लाख करोड़ का ये जो है टर्नओवर जनरेट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे लगभग 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है सरकार ने, जो टॉय सेक्टर में जो उन्होंने कहा है कि उनको जो इसमें डेवलपमेंट करने के लिए बोला है, क्लस्टर स्किल और इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए कहा है। सरकार ने कहा है, ये बजट में कहा है कि हम ऐसा इकोसिस्टम क्लस्टर स्किल्स डेवलप करेंगे कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा बढ़ेगा, हाई क्वालिटी होगी, यूनिक इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉयज होंगे, और मेड इन इंडिया ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोग देखे होंगे कि चाइनीज़ चीज़ें वो जो है बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो उस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, उसमें जो है ये मदद करेगा। और इसका भी कारण वही है, समझ पा रहे हैं मोनिका जी, इसका कारण भी यही होगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या होगा, इसमें रोजगार मिलेगा। तो सरकार देखिए इस तरह इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उसके लिए ध्यान रखा है। तीसरा महत्वपूर्ण जो बात इसने सरकार ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग मतलब सरकार ने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो है हम स्थापित करेंगे जो बिहार में। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में स्थापित होगा, ये फार्मर के इनकम को इन्हांस करने में, साथ ही साथ स्किल एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी देखेगा, जो युवा जो है इनमें अट्रैक्ट होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। NIFT मतलब जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी होगा वो बिहार में होगा, और जो काम करेगा कि किसानों के इनकम कैसे बढ़े, उनमें स्किल्स आए, एंटरप्रेन्योरशिप आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले युवाओं को, लोग यहाँ पर आए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की खास बात क्या होती है, वो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप लाना है, फूड प्रोसेसिंग करनी है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, एक उदाहरण से तौर पर आलू है, आलू पैदा करता है किसान, अगर किसान ही उसको चिप्स बना के बेचे तो फायदा होगा कि नहीं, अभिषेक जी बताइए। तो उस सेक्टर को बढ़ावा है फूड प्रोसेसिंग, मतलब उसके चीज़ों को प्रोसेस करके नए चीज़ों में लाया जाए। चलिए, तो ये भले आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं बातों बातों में समझा दिया। इस स्क्रीन में से जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट हैं वो हैं, क्रेडिट कार्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को 5 लाख की लिमिट दी जाएगी, और ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड जो है इशू किए जाएंगे पूरे 5 साल में। और ये उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस होने चाहिए, उनको 5 लाख रुपए का कस्टमाइज जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया कि जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होंगे, जिनमें वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो बेनिफिशरीज होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, उनको 2 करोड़ तक के टर्म लोन दिया जाएगा, और ऐसे 5 लाख टारगेट किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, इसमें फुटवेयर, लेदर इंडस्ट्री और टॉय इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा दिख रहा है। चलिए, अब महत्वपूर्ण और अगले स्लाइड पर चलते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुई ना इंपॉर्टेंट अभिषेक जी, है ना। सरकार ने MSME में क्रेडिट गारंटी में परिवर्तन किया है। आप क्रेडिट गारंटी कवर जिसको आप देखते थे कि मैक्सिमम क्रेडिट गारंटी CGTMSE में कितना था, कोई साथी बता पाएंगे, माइक ऑन करके बता दीजिए। क्रेडिट सर गारंटी RRB में सर 2 करोड़, और शेड्यूल कमर्शियल नेशनलाइज बैंक जो होते हैं उसमें 5 करोड़ का था। 5 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर सरकार ने रिवाइज 10 करोड़ कर दिया, है ना। सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विथ गारंटी कवर। तो अब सोचिए, सरकार जो है जो 5 करोड़ तक के CGTMSE कवरेज के अंदर लोन था जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया, और स्टार्टअप के लिए जो 10 करोड़ था उसे बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया, और जो एक्सपोर्टर हैं MSME के उनको 20 करोड़ कर दिया। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो जो एक्सपोर्टर हैं ये नया एडिशन किया है, पहले नहीं था, ये पहले तो 10 करोड़ तक का था, अभी सर उनको 20 RRB के करोड़ लिए कर भी दिया। रिवाइज किया है क्या?
आरआरबी का रिवाइज अभी नहीं किया है, अभी तो इसी तरह से पढ़िए। आरआरबी का अभी 2 ही करोड़ है, जब रिवाइज होगा तो हम उसको बात करेंगे, क्योंकि अभी तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया है ना। तो अलग से जब डिटेल साइन होके, क्या होता है जब आम बजट पेश होता है ना, तो आम बजट पेश होने के बाद फिर उसके बाद उसकी जो कार्रवाई होती है, फिर और चलती है, उस पर बात होती है, फिर पॉलिसी बनता है, फिर आपके पास आएगा बजट पेश। संसद में बजट पेश हुआ, बजट भाषण पढ़ने के बाद एक आम चर्चा होती है, बजट में हिस्सा लेते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं, प्रस्ताव नीतियों पर चर्चा करते हैं, फिर छुट्टी पर चले जाते हैं। इस दौरान जो स्थायी समितियां होती हैं ना, स्टैंडिंग कमेटी होती हैं मंत्रालय की, वो विस्तार से अध्ययन करते हैं और अनुदान मांगते हैं। फिर उसके बाद जो समितियां बनती हैं, फिर हर एक मंत्रालय के डिमांड फॉर ग्रांट्स में रिपोर्ट जमा करते हैं, फिर अलग अलग में फिर चर्चा और वोटिंग होती है, फिर उसके बाद चीज़ें आती हैं। तो ये रोड मैप और उनके सारी चीज़ों को रहती हैं, फिर फटाफट जो जो पॉलिसी के आधार पर आएंगी। तो आप इसको जो है इस तरीके से पढ़ते चलिए और समझते चलिए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं एमएसएमई वगैरह है, ये तो बहुत जल्दी आ जाएंगी, आप अप्रैल के बाद देखिएगा, मई तक आ जाएंगी और जो साइट्स में अपलोड हो जाएंगे, बैंकों को एक ऑर्डर आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है इसमें उसमें इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट है क्रेडिट अवेलेबिलिटी गारंटी कवर में। तो आप सोचिए, इतनी गारंटी कवर है तो सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। 5 करोड़ तक विदाउट कोलेटरल लोन था, और इसमें सीजीटी में सी गारंटी थी। एमएसएमई में जिसको बढ़ाकर 10 कर दिया, स्टार्टअप 10 था पहले, उसको बढ़ाकर 20 कर दिया, और एक्सपोर्टर जो है टर्म लोन 20 करोड़ तक कर दिया। एक्सपोर्टर को टर्म लोन 20 करोड़ तक इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो एक्सपोर्टर होते हैं वो उत्पादन करते हैं, और जो उत्पादन करते हैं ना, उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फिक्स एसेट में, मशीन में, बिल्डिंग्स में। फिर वो उत्पादन होने के बाद ये एक्सपोर्टर ये जो सामान बनाते हैं विदेश में जाता है। तो भारत जो है एक बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है, क्योंकि भारत के पास स्किल है, लोग हैं, युवा हैं, एनर्जी है। इससे उत्पादन होगा तो ये ना, और भी विभिन्न देश हैं जिनमें ये सामान जाएगा, और रेवेन्यू जब बाहर जाएगा, मतलब सामान जब बाहर जाएगा तो रेवेन्यू भारत को आएगा, तो फिर आपको ये बढ़ेगा। जीडीपी में कितना योगदान होगा, जैसे कि मैंने बताया, जीडीपी जो होता है एक साल में बनाए जाने वाले सेवा और प्रोडक्ट का जो है एक माप होता है। चलिए, अब आता है एक बड़ा सा जो आपका अनाउंसमेंट, यहाँ पर रिवीजन हुआ है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई के डेफिनेशन जो है आप देखे होंगे पूरे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हुआ है जो एमएसएमई के डेफिनेशन में। एमएसएमई जिसको माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के तौर पर जानते हैं, इंटरप्राइजेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग भी आते हैं। तो ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के डेफिनेशन में बदलाव किया गया है। डेफिनेशन में दो चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। पहले जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर था, माइक्रो के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का टर्नओवर। स्मॉल के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम के लिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ का टर्नओवर। और आप देखे होंगे 0 से लेके स्केल 5 तक के सब में ये सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग तरीकों से। अभी इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक है और टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो वो माइक्रो कहलाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक है और टर्नओवर 100 करोड़ तक है तो वो यूनिट या वो इंटरप्राइजेस स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएगा। अगर किसी इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ है और टर्नओवर 500 करोड़ है तो वो मीडियम कहलाएगा। कितना बड़ा बदलाव, लगभग 2.5 गुना बदलाव किया गया है। तो रिवाइज जो गाइडलाइन क्लासिफिकेशन किया गया है एमएसएमई में, ये आपको याद रखना है। माइक्रो इंटरप्राइजेस मतलब ऐसा उद्योग धंधा जिसे स्थापित करने का जो लागत है वो 2.5 करोड़ हो, वो माइक्रो कहलाएगा। ऐसा उद्योग धंधा जिसे स्थापित करने में खर्चा 2.5 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ तक है तो वो स्मॉल कहलाएगा। और ऐसा उद्योग धंधा जिसे स्थापित करने में जो खर्चा है, लागत है, वो 25 करोड़ से ज़्यादा और 125 करोड़ हो तो उसको मीडियम कहलाएगा। और ये 3 सेक्टर हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर में जो है प्रायोरिटी दी जाती है उनको एडवांसेस के लिए। तो ये विकसित भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई में जो उत्पादन होते हैं, उत्पादन के बाद उपभोक्ता है, ये सीरीज चलता है, फिर रोजगार है, ये सारी चीज़ों को जो है ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ के होंगे तो वहां पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है तो बोलिए अहो। कुछ तो बोलिए। आहो।
आ रहा है ना ब्रिजेश जी, आहो। यस सर, बिल्कुल सर आ पूरी रहा है। तरीके से सीख रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आशीर्वाद है आपका। आपको आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया, साथ में रहिए। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रो में अगर 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है माइक्रो, 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है स्मॉल, 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम। पुराना वाला आप भूल जाइए, क्योंकि बुजुर्गों ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। तो पुराना भूल जाइए, नया दर्द लीजिए, तो पुराना भूल जाएंगे, है ना? प्रिया जी बोल रहे हैं बहुत बड़े बदलाव हैं सर। यस, बहुत बड़े बदलाव हैं। तो 2.5 करोड़ मतलब सोचो, 1 करोड़ से लेके 25 गुना बढ़ा दिया सरकार। देखो किस गति से काम कर रही है ना? तो माइक्रो एंटरप्राइजेस 2.5 करोड़, मीडियम एंटरप्राइजेस 125 करोड़, और स्मॉल एंटरप्राइजेस 25 करोड़। तो आपको 25 तो सब में है। अब आप सोच लो, अपना अपना याद रख लो, या कैसे 2.5, 25, 251 जोड़ दो, ऐसा टाइप का याद रखते हो ना आप लोग शॉर्टकट में, है ना? तो 25 25 तीनों में है, एक में 2.5, 25 और 125, ऐसा याद कर लो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना है। हाँ, ये बताइए क्या नाम है आपका? आपका नाम नहीं लिखा हुआ है। सर मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, वाह, आप तो बढ़िया है। आप थोड़ा बता दीजिए तो, माइक्रो क्या होगा, स्मॉल क्या होगा, मीडियम क्या होगा, बता दो बेटा। माइक्रो में है सर, रिवाइज्ड में सर इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका 2.5 करोड़ तक होना चाहिए। और स्मॉल में होगा तो वो 25 करोड़ होना चाहिए। मीडियम में होगा तो 125 करोड़। और ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्या इन्वेस्टमेंट, जैसे क्या बोलते हैं जितनी इसको? मतलब लागत होंगी उस इंटरप्राइज को मतलब स्थापित करने में जितनी पूंजी लगी होगी। अब मान लीजिए कोई एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक एक धंधा लगाना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, और उस उद्योग को लगाने के लिए अगर उसकी लागत 2.5 करोड़ तक है, मान लीजिए 2 करोड़ भी है तो वो माइक्रो होगा, 2.5 करोड़ तक है तो माइक्रो होगा। लेकिन 2.5 करोड़ की लागत से अगर वो उद्योग लगाता है और टर्नओवर 10 करोड़ तक है, तब वो माइक्रो में रहेगा। 10 करोड़ से अगर ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, सेल परचेज ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो तो 10 करोड़ स्मॉल से में ऊपर हो चला जाएगा जाए। तो स्मॉल में चला जाएगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया, कंपोजिट क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। ठीक है श्वेता जी? ओके आपका सर। बैंक कौन सा है? मेरा डीबीजीबी है सर। अरे वाह, अच्छा बैंक है आपका, है ना? चलो बढ़िया। हम उज्जैन में थे तो आप ही का कॉल आया था। यस सर। अरे वाह वाह, जय महाकाल। हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप जरूर सफल होंगे, है ना? थैंक यू सर। मैं थैंक यू। मंदिर के क्यू में ही था, तभी आपका बार बार फोन आ रहा था। मैंने बोला भी था इसकी बात हो सकता है ना बात कर पाऊँ करके, है ना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, ये अच्छा समझी हैं हमारी श्वेता जी। तो यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ का टर्नओवर। स्मॉल एंटरप्राइजेस 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का टर्नओवर। और मीडियम एंटरप्राइजेस 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर। तो ये एक दो बार, तीन बार आप पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। 25 को याद रखिए, 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है माइक्रो, 25 करोड़ तक है तो स्मॉल, 125 करोड़ तक है तो मीडियम। अभी देखिए पवन जी तो हिसाब ही लगा दिए यहाँ पर, 4 4 गुना कर देंगे। पहले क्या था, 5 5 गुना था, अब 4 4 गुना टर्नओवर कर दिया, है ना पवन जी? पहले क्या था, 5 गुना था, अभी 4 गुना टर्नओवर कर दिया। और हाँ, आप एक ही याद या कर लीजिए। पहले का डबल हो गया वो टर्नओवर, और इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना हो गया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ठीक है? तो अभी तो हमको ज़्यादातर पूछे जाने वाला सवाल होगा वो माइक्रो वाला होगा, और मीडियम वाला भी हो सकता है, स्मॉल वाला भी हो सकता है, क्योंकि सारे स्केल में ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आप इसको याद रखिए इस तरह से। तो आप जैसे कई लोगों के मन में ये संशय होगा कि सर ये सवाल आएगा तो क्या होगा, तो आप देखिए मैं यहीं पर ही हिंट कर देता हूँ। अभी तक के जितने सवाल आए हैं ना वरुण जी, तो उनमें ना ये ऐसा ऑड फिगर वहाँ पर नहीं आता था इन्वेस्टमेंट में। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ आता था। तो आप अगर ऐसा आया हुआ है तो आप पुराने वाला दे देना। लेकिन अगर ऐसा आएगा 2.5 करोड़, 25, 125, तो आपको सही दे के आना है। तो अगर सही दे के आओगे ना, तो वहाँ पर जो होता है ना उसके आंसर से उसकी चेकिंग है, क्योंकि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको करेक्ट कर दिया जाएगा और सही आंसर को दिया जाएगा। ठीक है? या नहीं तो एग्जामिनेशन में जो सवाल होते हैं वो क्लियर करता है, वो लिखता है कि बजट अनाउंसमेंट के आधार पर ये सवाल पूछेगा, 25 26 से बजट अनाउंसमेंट में क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या बदलाव किया गया, ऐसे करके सवाल पूछता है। चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं, फिर आगे स्लाइड पर जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा बदलाव है एमएसएमई में।
MSME जो इसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, इनमें कंपोजिट क्राइटेरिया के उसके एलिजिबिलिटी क्लासिफिकेशन में बदलाव किए गए हैं। माइक्रो अगर किसी उद्योग के स्थापना में 2.5 करोड़ का लागत आता है और 10 करोड़ का टर्नओवर है तो इस माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगा। स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर है तो स्मॉल एंटरप्राइजेस होगा, और 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर है तो वो मीडियम कहलाएगा। हम पुराने को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं उसको, नए को याद रखना चाहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। जैसा कि हमेशा ऊपर में स्लाइड एक रिपीट हो रहा है, देखिए गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो ये फोकस है जो बजट का। तो इसमें सरकार ने कहा है कि इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, तो 3 चीज़ों में लोगों पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इकोनॉमी पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इनोवेशन पे जो हो रहा है, क्योंकि कई रिसर्च सेंटर के लिए भी सरकार ने अलग से बजट दिया हुआ है। लोगों पे इन्वेस्ट होगा मतलब लोग सुरक्षित हों, स्वस्थ रहें, उनकी सुरक्षा हो, तो इसके लिए इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक बड़ा बदलाव किया गया, आगे स्लाइड में आएगा। तो इन्वेस्टिंग लोगों पर क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, सरकार जो है लोगों पे इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन इन कैपेसिटी ऑफ आईआईटीज के कैपेसिटी में बढ़ावा होगा, मतलब उसमें ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम से एक आया है बीबीपीएस, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जो डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज किताब जो है प्रोवाइड कराएंगे स्कूल्स और हायर एजुकेशन में। तो ये जो है आप याद बस रख लीजिए, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम्स लाया जाएगा, जिसमें जितने भी बुक्स होंगे उनको इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, जो स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बजट के अनाउंसमेंट में, ये जहाँ इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा मैं उस स्क्रीन में आपको रिपीट कर दूंगा, नहीं तो जानकारी हिसाब से देख लीजिए। अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे और इसमें 50,000 जो लैब हैं सेट किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगले 5 सालों में 50,000 जो है इसमें लैब बनाए जाएंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में लाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका आउटले 500 करोड़ का रखा है। तो आउटले याद कर लीजिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन पूछा जाए तो कितने का आउटले रखा है, 500 करोड़ का रखा है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरिया, सभी स्कूल्स जो होंगे गवर्नमेंट स्कूल वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, और जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे रूरल एरिया में उनको भी ब्रॉडबैंड फैसिलिटी दी जाएगी। मेडिकल एजुकेशन में एक्सपेंशन किया गया है, किया जाएगा। 10,000 एडिशनल सीट्स जो हैं लक्ष्य रखे गए हैं, 75,000 सीट्स जो है आगे 10,000 एडिशनल सीट सब में दिए जाएंगे, और एक लक्ष्य रखा गया है कि 75,000 सीट अगले आने वाले 5 साल में इसको बढ़ाया जाएगा। पीएम स्वनिधि के लिए एक अनाउंसमेंट है, टू बी रिवैम्प एंड इन्हांस लोन फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। डिटेल्स आएगा तो हम चर्चा करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में देखिए 10,000, 20,000, फिर 50,000, अभी का टू बी रिवैम्प, इसको रिवैम्प किया जाएगा विथ इन्हांस लोन्स फ्रॉम बैंक, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। तो उसमें आगे और आएंगे डिटेल्स, तो आप देखेंगे क्या इन्हांस किया जाएगा। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्कर काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए भी काम सरकार जो है रजिस्ट्रेशन करेगा ई श्रम पोर्टल में, और हेल्थ केयर पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनको दिया जाएगा। चलिए ये चीज़ें हैं। और फिर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये ज्ञान है। इनमें सरकार ने कहा है कि हम लोग इकोनॉमी और इनोवेशन पे काम करेंगे, जिसमें जल जीवन मिशन है, साथ ही साथ स्टेट्स को जो है 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। जिस तरह आपको 10 महीने का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है ना, फेस्टिवल लोन, ठीक उसी तरह स्टेट्स को जो है 50 साल तक के इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ताकि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो रिफॉर्म्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम हो, विकसित भारत में ये लाभ मिले। इसके लिए उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का आउटले रखा है। जल जीवन मिशन का टारगेट उन्होंने कहा है कि 2028 तक 100% अचीव कर लेंगे कवरेज। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात कही गई है, जो इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स होगा उस पर
जो है इंट्रा स्टेट्स ट्रांसमिशंस पे काम किया जाएगा। अजमेंटेशन उस पे मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशंस होगा पावर का, उस पे काम किया जाएगा। साथ ही अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ का आउटले जो है वो रखा गया है। प्रपोजल सिटीज एज ग्रोथ हब्स के लिए रखा गया है। साथ ही एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 2030 लॉन्च किया जाएगा, जो 10 लाख करोड़ नए प्रोजेक्ट्स पे कैपिटल जो है उन पर प्लग ऑन होंगे, उन पर जो है लगाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, और जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा और हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन विकसित भारत उड़ान जो है रीजनल कनेक्टिविटी 120 नए डेस्टिनेशंस हैं। साथ ही स्वयं ही फंड 2, इसके लिए ये एग्जामिनेशन में हो सकता है, 15,000 करोड़ का एक एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। स्वयं ही फंड जैसे होता ना PMAY, वैसे ही 15,000 करोड़ का एक आउटले रखा है। 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट का टारगेट रखा गया है ब्लेंडेड फाइनेंस के तहत। इसका डिटेल हम पढ़ेंगे, ये स्कीम्स का, इसका भी कुछ फुल फॉर्म होगा, SWAMIH, है ना फंड का। इसके बारे में अलग से हम लोग सेशंस लेके पढ़ेंगे। अभी तो इतना जान के रखिए, 15,000 करोड़ का एक आउटले रखा है। क्योंकि हम आम बजट पढ़ रहे हैं, आम बजट में जो सरकार ने 51 लाख करोड़ का जो खर्चा बताया वो कौन कौन से सेक्टर में दिया है उसके बारे में भी एक मोटा मोटी आपको दिखेगा। टूरिज्म सेक्टर में उन्होंने कहा है कि बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये सेक्टर बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे ज़माना बदल रहा है, टूरिज्म में बहुत पर्यटन में लोग बढ़ावा हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कुंभ में कितने करोड़ आ गए अभी तक हैं, 40 करोड़ का, जो 30 करोड़ 36 करोड़ तो लोग आ ही गए। तो ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप किया जाएगा। साथ ही वीज़ा फैसिलिटी वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ के लिए चलाया जाएगा, और परफॉर्मेंस लिंक्स जो है स्टेट से मुद्रा लोन्स होम स्टे के लिए दिए जाएंगे। होम स्टे आप लोग देखे होंगे, मैंने एक होम स्टे का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके, शायद आप लोग देखे कि नहीं देखे पता नहीं, अभी तो फ्रेश बेच नहीं देखे होंगे। एक होम स्टे का कल्चर है मध्य प्रदेश में। एक गांव में जो किसान है वो खेती बाड़ी करता है, साथ ही उसके अलावा उसको इनकम बढ़ाने के लिए होम स्टे के लिए सरकार जो है यहाँ पर किसानों को एक सब्सिडी देती है, कैपिटल सब्सिडी देती है। तो उसमें वो होम स्टे बनाते हैं और उसको रेंट पर देते हैं। जैसे विदेशों से भी लोग आते हैं, उसमें रहते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा लगता है। तो हम लोग भी गए थे एक बार रहने के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये मुद्रा लोन जो है होम स्टे के लिए उन्होंने इसको इन्हांस किया है। तो ये एक बड़ा जो है बदलाव है। साथ ही यहाँ पर इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखे भी होंगे सरकार के बजट में क्या क्या हम इन्वेस्ट करेंगे, पीपल में, इकोनॉमी में, इनोवेशन में। और इनोवेशन आता है रिसर्च फेलोशिप से। तो सरकार ने ऐसा कहा है कि हम 10,000 फेलोशिप्स और देंगे, जिसमें से टेक्नोलॉजी रिसर्च IIT और IICs में जो है वो काम करेंगे। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए उन्होंने अलग से 20,000 करोड़ का एक आउटले रखा है। और उन्होंने जो है इस पर जो है काम करने के लिए कहा है। 10 लाख जो है यहाँ पर जर्मप्लाज्म लाइंस पर भी एक सेटअप फ्यूचर के लिए, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए भी एक रिसर्च और इनोवेशन के लिए उन्होंने PM रिसर्च फेलोशिप का अनाउंसमेंट किया है। साथ ही यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन, इसके लिए भी इन्होंने डिजिटल रिपोजिटरी जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को जो है शेयर करने के लिए, एक सेटअप करने के लिए कहा है। उसका नाम रखा है ज्ञान भारतम मिशन। अगला जो स्लाइड है, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अगला जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस पे सरकार ने इस पर जोर दिया है। साथ ही भारत ट्रेड नेट पे जो है काम करने के लिए अनाउंसमेंट है, सेटअप है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर काम करने के लिए उन्होंने घोषणा किया है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जनरल क्रेडिट कार्ड, नहीं सॉरी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए उन्होंने कहा है। और वेयर हाउस फैसिलिटी, एयर कार्गो के लिए वेयर हाउस फैसिलिटी पर भी उन्होंने जो है अपग्रेडेशन के लिए इसमें अनाउंसमेंट किया है। रिफॉर्म्स जो है फ्यूल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट में इन्होंने ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। और ये आपके लिए FDI में सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किए गए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, वो पहले 74% था,
जिसे बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है। तो एक इंश्योरेंस सेक्टर में अगले 5 साल में आप सोचिए 4-5 गुना जो है इंश्योरेंस सेक्टर का आपका बढ़ावा मिलेगा, इजाफा मिलेगा। एफडीआई लिमिट जो आपका ये 74% था, उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। मतलब कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर है, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वहाँ पर वो पहले 74% कर सकता था, अब उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ा एक बदलाव है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो आपको याद रखनी है। और ये एग्जामिनेशन में इस स्लाइड में से, अभी तक के 2-3 स्लाइड में से एक ही इंपॉर्टेंट है कि द एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर विल बी इन रेज्ड फ्रॉम 74 to 100%। अब इसे 100% कर दिया है। टैक्स रिफॉर्म्स, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, टैक्स रिफॉर्म में 12 लाख रुपए तक के छूट दी गई है, वो एक बड़ा बदलाव है। और नए टैक्स रिजिम जो लाए गए हैं उनमें बदलाव किया गया है। इसमें 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक 5, 8 से ऐसा करके अब जो बढ़ाते गए हैं 10%, 15%, 20%, ऐसा, जो आप उसको याद रख लीजिएगा। हाई लेवल कमेटी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स जो है इनको, और जन विश्वास बिल जो है इसको ठीक तरीके से प्रोविजन को, उस पर चर्चा किया जाएगा, कानून पर, लॉ पर। ये इनकम टैक्स पर एक विशेष छूट आप देख सकते हैं, दिया है 12 लाख तक का विशेष छूट। और नए जो रिजिम है उसमें 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ज़्यादा है तो 30%। ये स्लेब वाइज होता है। मतलब ऐसे जो भारतीय नागरिक जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्लस 75,000 का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर किसी का ऐसा ऊपर जाता है तो फिर आपको इस स्लैब वाइज उसका टैक्स लगेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई 16 लाख कमाता है, तो 16 लाख पे 15% का टैक्स नहीं लगेगा, वो स्लैब वाइज लगेगा। 4 लाख तक उसका नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख वाले में इतना लगेगा, ऐसे ऐसे करके स्लैब वाइज है। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स के भी कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं। उनके टैरिफ स्ट्रक्चर में जो है, कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए रैशनलाइजेशन की बात की गई है। 7 टैरिफ रेट्स वगैरह उसको हटाने की बात की गई है, ताकि उसमें काम करने के लिए जो है लोगों को सहूलियत मिले, और उनको जो है सरचार्ज वगैरह का भार न पड़े, उसको आसान बनाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उनको जो है किया गया। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर मेक इन इंडिया जो है एजम्पन्स वो किए गए हैं, जैसे कि एलईडी, एलसीडी और लूम्स फॉर टेक्सटाइल कैपिटल गुड्स। यहाँ पर जो है एजम्पन्स टू ओपन सेल फॉर एलईडी, एलसीडी टीवी पर है। तो ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। और ये जो है 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन, इसमें भी एजम्पन्स हैं। 6 मेडिसिन 5% ड्यूटी टैक्स है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ से हटाया है, ये बात कही गई है। और डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में जो आप देख सकते हैं, ये तो हम अभी 3-4 बार पढ़ लिए कि नए स्लैब्स में एक बड़ा सा अनाउंसमेंट ये है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद जो टैक्स लगेंगे उस स्लैब्स में है, जो यही स्लाइड 3-4 बार आ चुका है, वही स्लाइड है। 0 से 4 लाख तक नील, 4 से 8 तक 5, और 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25, और 24 से ऊपर है तो 30। ये इतनी बार पढ़ लिए कि अभी तक आपको याद हो गया होगा। एक बड़ा जो बदलाव किया गया है वो आपके स्क्रीन पर अब है, ये स्लाइड आपके काम का है, जिसमें टैक्स डिडक्शन जो है सीनियर सिटीजन में होता था, जब वो, अगर उनमें इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ऊपर होता था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। सो टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। और एक टैक्स डिडक्शन भी डबल से थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है। अगर कोई रेंटल इनकम से इनकम पाता है, पहले 2,40,000 था, जिसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। तो 6 लाख रुपए तक की अगर रेंटल इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। और फिर आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप के लिए जो है उन्होंने इन जो स्टार्टअप के लिए चीज़ें की हैं, तो इसमें कोई चीज़ इम्पोर्टेंट आपको इस स्लाइड से तो नहीं लग रहा है। टैक्स में 5 साल का जो रिजिम दिया है, अब आप ये देख सकते हैं
कि जो 51 लाख करोड़ का खर्चा है प्लस 35 लाख करोड़ का जो रिसीट है, वो पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, इसी का ब्यौरा बजट होता है, आम बजट। तो पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, 22% इनकम टैक्स से आ रहा है, 5% जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आ रहा है, जीएसटी से 18%, कॉरपोरेशन टैक्स से 17%, और आपका कस्टम से 4%, सब डेट कैपिटल रिसीट से 1%, नॉन टैक्स रिसीट से 9%, बोरोइंग अदर लाइबिलिटी 24%। तो ये पैसा यहाँ से आएगा। अब पैसा जाएगा कहाँ, वो देख लीजिए। पैसा जाएगा कहाँ? सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है बड़ा खाना, देखिए कौन सा है, ये 22% का खाना बड़ा है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा खाना है वो 22% है। तो ये स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22% है, पैसा यहाँ जाएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जाएगा। फिर उसके बाद 16% जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स हैं, सब्सिडी हैं, डिफेंस है, ये सारी डिफेंस को छोड़ के, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स डिफेंस को छोड़ के 16% है। मेजर सब्सिडी 6% है, डिफेंस में 8% है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पे 8% है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स में 8% है, अदर एक्सपेंडिचर 8% है, पेंशन पे 4% है। तो ये पैसा यहाँ पर जाएगा। और अगर मेजर अगर देखेंगे आउटले बजट का, तो डिफेंस का बजट देखिए 4,91,732 करोड़ का है। टोटल खर्चा जो है सरकार का 50,65,737 करोड़ का है, तो मतलब 51 लाख करोड़ का है। उनमें से 5 लाख अगर मोटा मोटी देखेंगे तो 5 लाख या 4,91,732 करोड़ का डिफेंस में है। रूरल डेवलपमेंट में 2,66,817 करोड़ का है। होम अफेयर्स में 2,33,211 करोड़ का खर्चा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आउटले है 1,71,437 है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है। तो ये सेक्टर में देखिए, पहले लगभग 1,47,000 हुआ करता था, अभी इसको 1,71,437 करोड़ जो है बढ़ाया गया है। एजुकेशन सेक्टर में जो आउटले है 1,28,650 करोड़ है। हेल्थ सेक्टर में 98,311 करोड़ है। और अर्बन डेवलपमेंट में 96,777 करोड़ है। आईटी और टेलीकॉम में 95,298 करोड़ है। एनर्जी सेक्टर में 81,174 करोड़ है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,553 करोड़ है। सोशल वेलफेयर जो है 60,052 करोड़ है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट जो होंगे उनमें 55,679 करोड़ है। तो ये खर्चा है। इनमें से अगर हमें याद रखना है तो हमें डिफेंस का याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, रूरल डेवलपमेंट का याद रख लीजिए। रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स में आते हैं, 2,66,817 करोड़। और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी का याद रख लीजिए, एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी का है 1,71,437। और इनमें से आईटी और टेलीकॉम का पूछ सकते हैं, वो याद रख लीजिए, बाकी और याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो है बजट आउटले में कुछ आउटले, जो मेजर आउटले हैं, हम इस स्क्रीन पर जो अभी आपके पास है उस स्क्रीन पर जो बात किए हैं उनमें से देखिए, जो याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि जो है, योजना जो है ना, उसमें आप देखिए 2,03,000 करोड़ का मेजर आउटले है। PMGKAY है ना, जो आपका प्रधानमंत्री क्या होता है, अभिषेक जी इसको जानते हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसको बोलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जो है अभी प्रधानमंत्री कल्याण आवास योजना है सर। है, कल्याण आवास योजना है। यस यस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना सर। नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है भाई, इसमें जिसमें ना सॉरी हम सर, सरकार यस। हमेशा मोदी साहब को सुनते हैं ना, जो बोलते हैं जी 80 सर, करोड़ गरीब लोगों कल्याण को अन्न। हम जो है ये खाना देते हैं, अन्न देते हैं, ये सब क्या क्या बोलते हैं ना न्यूज में, तो देखते होंगे ना आप, है ना? जी जी सर, है, वो APL BPL के लिए जो अथी आता हाँ शायद वही हाँ, है ये। जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। इसमें जो बजट है देखो कितना है, 2,03,000 करोड़ का है। कितना है ये जो है आप याद रख लीजिए, 2,03,000 करोड़ का है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जिसमें ना गरीब लोगों को खाद्यान्न, गैस सिलेंडर और क्या क्या देते हैं ना, आप लोग तो गांव में काम करते हैं, क्या क्या मिलता है बताओ अभिषेक जी, क्या मिलता है?
उनको प्रति यूनिट कुछ मिलता है ना, कुछ खाद्यान्न मिलता है 5 किलोग्राम, पात्र हाँ सर, परिवार जो गरीबों होते के हैं। नाम पे अमीर लूटते हैं। हाँ, क्या मिलता है, सभी पर को मिलता है पर ना? यू पर यूनिट 5 किलो है सर। 5 किलो मिलता है। फिर साथ में मिट्टी तेल, पता नहीं गैस क्या क्या वो सब मिलता है ना। तो ये जो है वही इसी के वही तहत है, और सरकार बोलती है, केंद्र सरकार की, हम जो है इसके तहत 81 करोड़ लोगों को जो है हम अन्न योजना के तहत उनको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वही है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि कल्याण को बढ़ावा देना, या ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करना, ताकि उनको जो है कोई दिक्कत ना हो, मुफ्त अनाज मिल जाए, खाद्यान्न की पूर्ति हो जाए। और आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है, ताकि आपने बजट में देखा ही है कि इसमें सरकार ने ये कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे पीपुल, इकोनॉमी और इनोवेशन पे। तो मनरेगा में 86,000 करोड़ का है। JJM, ये इसका फुल फॉर्म अभी हम आपदा आपदा का हो गई, ये 67,000 करोड़ है। PM किसान का देखो आउटले 63,500 करोड़ का है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 54,832 करोड़ है। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें जो हैं आप याद रख लीजिए, ये लेआउट। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और अन्य योजना जो है आपकी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि जितना भी समझ में आया होगा आपको वो काम आया होगा। बजट को एक मोटा मोटी आपको देखने में जो है एक मदद मिला होगा। ये बजट जो है ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट्स और जो है एम्प्लॉयमेंट पर इसको जोर दिया गया है, इनोवेशन पर। और 50,65,000 करोड़ का खर्चा बताया है, और लगभग 35 लाख करोड़ का जो है रिसिप्ट बताया है। 16 लाख करोड़ का लगभग जो है राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। तो आज के सेशन में आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा बताइए। आमोद जी, कुछ समझ में आया? अच्छा लगा आपको सेशन? कैसा लगा? कुछ हल्का फुल्का समझ में आया, कुछ चेंजेस? हमारे मोनिका जी, अभिषेक जी, विनोद जी, कोई बोलेंगे? जरा फीडबैक दीजिए, जरा कैसा लगा सेशंस? सर। सर ब्रजेश बहुत कुमार बोल अच्छा रहा हूँ था सर। सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर, थोड़ा बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया। यस, गुंजन जी। सबसे बेहतरीन लगा सर एसएमई में जो परिवर्तन हुआ है, ये करंट अभी जो अपडेट हुआ है सर, इसके लिए सर दिल से आभार प्रकट करते हैं हम। बहुत बढ़िया। और और बताइए, और कुछ क्या अच्छा लगा? क्योंकि हमें ना बोलने भी आना चाहिए। आप मतलब पढ़ तो लिए हैं, तो आपको क्या पूरा भले भी याद नहीं आ रहा हो, लेकिन कोई एक चीज़ याद आ रहा हो, कोई चीज़ अच्छा लगा है तो वो बताइए। विनोद जी, आपको क्या अच्छा लगा? सर ऐसे तो इसमें बहुत सारा चीज अच्छा लगा, लेकिन पर्सनली हमको सबसे अच्छा ये लगा सर, सबसे बड़ा डाउट था जब कल बजट आया कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये हमको लग रहा था ना, एग्जाम है तो पता नहीं पढ़े क्या नहीं पढ़े, आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको नहीं आप नहीं क्लियर नहीं, किए कि नहीं। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जानकारी सब रखिए, इस्तेमाल देख के करना है। ठीक है। जी जी सर, बहुत जी अच्छा सर। बताया सर। अभी जो है ना, क्या है कि अब जो एग्जाम में आएगा उसको जो है ना, इस चीज को भी ध्यान में रख के आंसर करना है। यस यस यस। हाँ। जी जी। तो हमारे श्वेता जी बोल रहे हैं ऑलमोस्ट याद हो गया। ये हुई ना बात। देखो, जब हम ना जी, याद हुआ सर, बहुत बहुत सारा याद हो गया सर। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों यहाँ पर काम कर रहा है। प्लस मैं आप लोग को थोड़ा सा पिंच करते रहता हूँ बात करने के लिए ना, तो और चला जाता है, अंदर तक चला जाता है, इसलिए बीच बीच में बोलता हूँ। सर और कल तो पूरे दिन न्यूज देखे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन आपका जो ये सेशन सर देखने के बाद पूरा डाउट्स क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग बाइलिंगुअल दोनों तरफ से बात करते हैं ना, आपसे भी बात करते रहते हैं ना, तो इसीलिए। यस सर। और दूसरा, हम इतने बार रिपीट करते हैं तो आप लोग तक, हाँ सर 3-4 बार बोल रहे हैं तो यही इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी चीज़ों को जो हमारे से रिलेटेड है या जो हमारे एग्जामिनेशन है, हम फोकस तरीके से हैं। प्रिया जी लिखते हैं, बजट देखी थी न्यूज़ में, उस समय समझ नहीं आया था, अब क्लियर हो गया। वाह, ये भी ना बात बहुत बढ़िया। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह है आपका सर। राजू, हाँ जी, हाँ जी। आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह है, पूरा फायदा ही करेगा। हाँ, यस यस, बहुत बढ़िया। राजू जी लिख रहे हैं, इसमें इंटरव्यू का सवाल तो पक्का बनेगा, पूछेंगे ही सवाल। तो आप जैसे इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप बताने लायक हो जाएंगे बजट में, कि सर ये बजट फोकस किया गया है 4 वर्गों को देख के, जिसे ज्ञान के रूप में दिया गया है, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। फिर उसके बाद वो जो
अब 4 इंजन दिए गए हैं, उन इंजन को लेके विकसित भारत के संकल्पना को लेके बजट जो है 51 लाख करोड़ का खर्चा दिखाया गया है और 35 लाख करोड़ का जो है रिसिप्ट दिखाया गया है। इस तरह से आप बात करेंगे ना तो इम्प्रेस हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, प्रिया जी बोल रहे हैं एमएसएमई याद हो गया। बहुत बढ़िया। और मोनिका जी चले गए, राम राम हैं, चले गए, नींद आ नहीं गई सर, यहीं हैं। पे हूँ। आपको कुछ अच्छा लगा यही एक है आध सर। आप बताइए, हम देखिए हैं। आपने कितना बढ़िया इसमें सर हाँ बजट आपने अच्छा एफडीआई लगाया। इन्वेस्टर सर। हाँ मोनिका जी आपको क्या अच्छा लगा? सर एमएसएमई में जो चेंज हुआ है, और एक केसीसी में थोड़ा डाउट था, और लिमिट का पता लग गया। पता लग गया ना? हाँ तो जी। क्या पता लगा बेटा, बताइए तो। केसीसी में सर जो अनसेक्योर्ड लोन है उसके लिए 2 लाख की लिमिट कर दी गई है, और हाँ केसीसी की जो लिमिट है सर जिसमें सबवेंशन मिलेगी उसकी लिमिट 5 लाख तक कर दी गई है। 5 लाख कर दिए, बहुत बढ़िया। पहले हम लोग 3 लाख तक, आप देखे होंगे अपने ब्रांच में ज्यादातर लोन 3 लाख के होंगे, अब वो हाँ पाँच जी, लाख तीन होने लाख लगे। तक की पहले लिमिट सब जिसमें सबवेंशन आती थी, अब 5 लाख बढ़ा दी गई है। हाँ तो अब ये बड़ा बदलाव है किसानों को, जो है किसान क्या होगा कि कम दर पर ब्याज मिलेगा, कम ब्याज दर पर उनको लोन मिलेगा। तो वो हाँ जी। पैसा लेंगे बैंक से और उनको 7% लगेगा, फिर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट पे 3% है। तो सरकार जो बजट रखा है ना, बजट आउटले, उसमें से वो समझ लीजिए जो किसान को 3% देते थे वो सरकार जी देती थी, तो उसका भी जो है पैसा किसान को मिलेगा। तो मोनिका जी के लिए बोलते हैं, क्यों सर था तू शॉर्ट मेरा टर्म और लॉन्ग टर्म मेरी। वाला जो है सर, हाँ। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला जो है सर, हम्म। ये कब एनपीए होगा इसका वीडियो है क्या सर है इसमें? है ना, मैं भी देता हूँ आपको, ये सेशंस के खत्म होते हुए बहुत सुंदर आपके समझाने से बजट और बेहतर समझ आ गया, वाह, ये हुई ना बात। तो मैं ये बोल रहा था, अभी कुछ बात कह रहा था, हमारे विनोद जी ने पूछ लिया, वो है, क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम राम राम। ये मोनिका जी के लिए था। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी को समझ में आया तो बोलिए अहो, ऐसा बोल रहे हैं हमारे गुंजन जी। आहो। आहो सर। चलिए, तो आपके इस जीवन के सभी इम्तिहान में आप सफल हो, आपका जीवन उज्जवल हो, आपके जीवन में खुशहाली हो, और आपके जीवन में हमेशा बेहतरी हो, आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। और आप सभी से सर एसएचजीबी क्लास कब से शुरू होंगी? एसएसजीबी की क्लास कब है एग्जामिनेशन आपका एसएसजीबी का? सर अभी तो नहीं है, क्योंकि अप्रैल या मई में ही होता है सर। ये थोड़ा सा, ये 8 तारीख तक ना हमारे साथ ही कुछ 5-6 बैंकों का एग्जामिनेशन है, उसके बाद हम लोग एसएसजीबी का शुरू कर लेंगे। बाकी मैराथन क्लासेस कल से आपको देखने मिलेंगे, तो आप उसको लेते चलिए। और जैसा कि आप तो पढ़ते ही हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, दूसरे बैंकों का आप पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ सीख पा रहे होंगे, मैं भी ये देखेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें तो होती हैं ऐसी। हाँ देखो, बिटिया भी पढ़ रही है, हाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो सर भी। जेआरजीबी का क्लास कब शुरू कीजिएगा? वो 23 फरवरी को एग्जाम का डेट क्लियर हो हाँ गया है। जेआरजीबी का बहुत जल्द, एक आध 2 दिन के अंदर जेआरजीबी का शुरू हो जाएगा, है ना? ओके, थैंक सर यू सर। एचपीजीबी का भी 23 फरवरी हाँ को डेट क्लियर हो एसपीजीबी गया का सर। भी सभी का, इस पर क्या हुआ है, थोड़ा सा सभी बैंकों का एक साथ थोड़ा एकदम नज़दीक नज़दीक में आ गया है। फिर भी मैं, मेरे संज्ञान में है, मैं उस तरीके से थोड़ा करके आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह सीखते रहिए, थोड़ा जागते रहिए,
और जो है सीखते हुए आप सफलता पाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए। मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो आप भगवान की प्रार्थना भी करते रहिए और सीखते भी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। शिवरात्रि सर, आपकी कृपा गुड से हम नाइट फिर से सर। धार्मिक होते जा रहे हैं। सर एक सरस्वती वंदना, सर चूंकि कल सरस्वती पूजा है, तो सर आपकी आशीर्वाद हो तो सुना दूं। हाँ हाँ, सुनाइए ना, सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा, स्वागत है। बस छोटा सा मंत्र है सर, जो जी। हमेशा हम लोग बोलते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीना वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने। जो विद्या की जय देवी, माता दी। हाँ जय माता दी। तो जो जय जो माता दी सर। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद, जो के फूल चंद्रमा हिम राशि मोती के हार की तरह ध्वल वर्ण की है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिसके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, और जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली सरस्वती है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करे, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, विवेक दे, कि हम अपने कार्य कुशलता और कर्तव्य में आगे बढ़ें और समाज कल्याण के काम में लगे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे साथी जिनने श्लोक पढ़ा, उनकी सराहना करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा चराचर जगत में आप हैं, आप खोजते रहिए, आदि शक्ति की तलाश करते रहिए, क्योंकि शक्ति बहुत ज़रूरी है और उसके उत्कर्ष को पाने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है। और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। और ऐसे जो ज्ञान की देवी है, जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली होती है, ऐसे माँ सरस्वती की आज इस पूजा कर रहे हैं हम लोग, और उसको जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे साथियों के बुद्धि में वो विराजमान रहेगी और उन्हें सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत करेगी और उनको ज्ञान बुद्धि देंगे। ऐसी मैं वंदना करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय नमस्कार, माता शुभ दी। रात्रि, शिवरात्रि सर, शुभ बहुत बहुत रात्रि। प्रणाम सर। प्रणाम।